हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आनंद एक लकड़हारा होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है अपनी माँ गीता और बीवी सुमन के साथ। एक बार गीता और सुमन दोनों काम पर जा रहे होते हैं तो वो आनंद को नींद से उठाते हुए सुमन बोलती है, अरे अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है, लेकिन न जाने आपकी सुबह कब होगी। अरे थोड़ी देर और सोने दे। आज इतने टाइम बाद तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई है और तुम हो कि उठाने चली आई। मुझे थोड़ी देर और सोने दो प्लीज। अरे ओ नवाब साहब, इतने दिनों बाद अच्छी नींद आई है तो रोज क्या हम तेरी जगह खर्राटे भरते रहते हैं? चल उठ, अब हम काम पे जा रहे हैं, तू भी जा जंगल। माँ, आज जंगल जाने का मन नहीं है मेरा। कल बहुत काम किया था, आज थोड़ा शरीर भी दुख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज काम पर नहीं जाऊं और यहीं पर थोड़ा बहुत आराम कर लूं। क्यों, सही रहेगा ना माँ? माँ जी, देख रही हो आप इन्हें? अरे पता नहीं कैसा आलसी पति मिल गया है जो एक काम तक नहीं करता है और थक पहले ही जाता है। यहाँ हम दोनों रोज काम पर जाते हैं लेकिन इनको तो तब भी शर्म नहीं आती है। अरे उठ भी जा, यहाँ तेरी माँ और बीवी काम पर जा रहे हैं और तब भी तुझे शर्म नहीं आ रही? चल अब उठ रहा है या नहीं? जब देखो कहीं ना कहीं आराम ही करता रहता है। गीता और सुमन दोनों आनंद को बहुत सुनाती रहती हैं और फिर कुछ देर बाद आनंद भी तैयार होकर जंगल चला जाता है, जहां जाकर आनंद सोने लग जाता है और शाम को वापस घर चला जाता है। और यही आनंद का रोज का था। घर से इतना सुनकर वो जंगल जाता है और वहां आराम से सो जाता है। कुछ दिनों बाद आनंद जंगल की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे पागल मिलता है जो खुद से बात कर रहा होता है। मैं उस गुफा का राज किसी को नहीं बताऊंगा। वो जादुई गुफा, वहां जाने के बाद वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता। उस पागल की बात सुनने के बाद आनंद बोलता है, तुम किस गुफा की बात कर रहे हो? और उस गुफा में ऐसा भी क्या है जो तुम किसी को बता नहीं सकते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। वो गुफा जादुई है। वहां पर जो भी मांगते हैं हम, वो सब पूरा हो जाता है। मैं नहीं बताऊंगा उस गुफा का राज। अच्छा चलो ठीक है, तुम उस गुफा का राज मत बताओ, लेकिन ये तो बता ही सकते हो ना कि वो गुफा किस तरफ है? नहीं, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वो गुफा पहाड़ी की दूसरी तरफ है, जहां और हम जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। उस पागल की बात सुनने के बाद आनंद तुरंत पहाड़ों के पीछे वाली गुफा में जाता है, जहाँ एक बहुत बड़े पत्थर पे लिखा होता है। वो आनंद पढ़ता है, इस गुफा में अपनी इच्छा मनवाने के लिए पहले किसी की बलि देनी होगी। हाँ, पहले मैं अपनी इच्छा मनवाऊंगा। और बलि का क्या है? अगर ये सच में जादुई गुफा है तो उसे मेरे मन की बात और मेरी चालाकी कहाँ ही पता चलनी है। आनंद इतना बोलकर गुफा के अंदर जाता है और आवाज लगाते हुए बोलता है, हाँ, ये तो एकदम साधारण सी गुफा है। यहाँ कौन सा जादू है? आनंद के इतना बोलने पर एक आकाशवाणी होती है, ये सच में एक जादुई गुफा है। यहाँ पर तुम जो मांगते हो वो पूरा हो जाता है। मैं नहीं मानता कि सच में ये एक जादुई गुफा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद मांग कर देख लो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे एक ऐसी कुल्हाड़ी दो जिसे मैं छूं तक ना और वो खुद पेड़ काट दे, मतलब मुझे कुछ भी मेहनत न करनी पड़े। आनंद के बोलने के बाद तभी हवा में एक कुल्हाड़ी प्रकट होती है और आकाशवाणी से आवाज आती है, ये लो, ये एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिसे बिना मेहनत करे ही तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। तुम जब भी जंगल में जाओगे तो ये कुल्हाड़ी खुद ब खुद पेड़ काट देगी। आनंद वहां से वो कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है और अब हर रोज जंगल में जाकर सो जाता और कुल्हाड़ी से खुद पेड़ कटने लग जाते। कटे हुए पेड़ को आनंद एक बहुत बड़े व्यापारी बिरजू के पास लेकर जाता है और बोलता है, ये लो लकड़ियां और मुझे मेरे पैसे दो। बस इसी तरह हम दोनों अपना अपना काम करते रहें और दोनों ही माला माल हो जाएंगे।
जादुई कुल्हाड़ी मिलने के बाद तो अब आनंद और भी ज्यादा आलसी हो गया था। अब वो कुछ काम नहीं करता और धीरे धीरे आनंद ने अपना व्यापार बढ़ा लिया था। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे कर करके कई लकड़ियों के व्यापारी को कटे हुए पेड़ बेचने लग जाता है। सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद आनंद आराम से जंगल में सो रहा होता है। तभी वहाँ वो सारे व्यापारी आ जाते हैं और बिरजू बोलता है, हम लोगों से पूरे पैसे लेकर हमें खराब लकड़ियां बेच रहा है। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहां अपना अपना बहुत जरूरी काम करने आए हैं। जरूरी काम? लेकिन क्या जरूरी काम? यही तुम्हें मारने का। हम लोगों से धोखाधड़ी करेगा तू, हमसे पैसे ठगेगा। भाई लोग, आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे इसके किए की सजा दो। सब लोग आनंद को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। तभी एक रोशनी चमकती है और आकाशवाणी होती है। क्या हुआ? तुम्हारे आलस को मिटाने के लिए तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी तो मिल गई थी ना, फिर भी तुम्हारी ये हालत क्यों? मैंने पहले ही बोला था कि वो बस आम गुफा है, कोई जादुई गुफा नहीं है। क्योंकि अगर जादुई गुफा होती तो मेरे साथ ये नहीं होता। ये सब जादुई गुफा की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब तेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मेरी गलती की वजह से? लेकिन कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर ये सब मेरी वजह से कैसे हो सकता है? तुम इतनी जल्दी भूल भी गए? जब तुम गुफा की तरफ आ रहे थे तब तुम्हें एक चट्टान पर गुफा के नियम साफ साफ लिखे दिखाई दिए थे ना? तुमने उसका क्या किया? वो नियम थे? अरे उन नियम को कौन देखेगा? हम सब तो परिणाम का इंतजार करेंगे ना। हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा? यही तो गलती है। गुफा के जादू का फल चाहिए था, लेकिन गुफा के नियम को नहीं मानना। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए बलि देनी थी, लेकिन तब तो वो बलि नहीं दी गई, तो वो बलि अब होगी। अरे अरे, कैसी बलि? यहां तो मुझे ही उन लोगों से मार पड़ गई और अब भी बलि देनी बची है क्या? नहीं, कोई बलि नहीं होगी। बलि तो होगी, क्योंकि तुमने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया है, तो बलि देना अनिवार्य है, और बलि के तौर पर तुम्हारी आंखें जाएंगी। आनंद मना करता रह जाता है, लेकिन रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि उस तेज रोशनी में आनंद की आंखें चली जाती हैं, जिसके बाद वो रोशनी गायब हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस को कभी अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वो तुम्हें इस राह पर लाकर खड़ा कर दे जहां तुम करना तो चाहते हो पर कर नहीं सकते। ढोलकपुर में रह रहा कपिल गांव की एक बहुत बड़ी मिल में काम करता है। वो अपने माता पिता विमला और गोपीनाथ, बीवी बेला और छोटे बेटे आशु के साथ रहता है। बारिश का मौसम शुरू होता है और ऐसे में कपिल अपने हाथों से सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाता है। वाह पापा, आपने बनाए हैं और आपके बनाए हुए पकौड़े तो एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ बेटवा, बहुत ही अच्छे बने हैं पकौड़े। मैं तो कहती हूँ मिल का काम छोड़ के पकौड़े बेचना शुरू कर दे बिटुआ, बहुत कमाई होगी। हाँ हाँ, माँ जी एकदम सही कह रही हैं। वैसे भी बरसात में पकौड़े तो सभी को पसंद होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी मिल की नौकरी में ही बहुत खुश हूँ। अच्छा बापू, ये लीजिए, ये लाल और हरी चटनी तो खाइए, ये लीजिए। अरे हाँ हाँ दे दो बेटा, लाजवाब पकौड़े हैं, कुछ भी कहो। कपिल अपने मिल के नौकरी में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिस कारण उसके बॉस सिसोदिया साहब उससे बहुत खुश होते हैं। कपिल, पूरी मिल में एक तुम ही हो जो सबसे तेज और अच्छा काम करते हो। ऐसे ही काम करते रहो और खूब तरक्की करो। धन्यवाद साहब। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। उस रात तेज धुआंधार और तूफानी बारिश हो रही थी और बिजली तेजी से कड़क रही थी। सिसोदिया साहब की मिल पर बिजली कड़कती है और पूरी मिल जल जाती है। उस आग में आधे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, तो आधे लोग घायल होकर बच निकलते हैं और उनमें से एक कपिल होता है। कपिल को चोट तो लगी थी, लेकिन वो चल फिर पा रहा था। लेकिन अफसोस, अब सिसोदिया साहब की मौत के बाद मिल बंद पड़ चुकी थी और इसी के साथ कपिल के ऊपर मुसीबतों के काले बादल गरजने लगे थे। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, काश ऐसा नहीं होता। मिल भी गई
और इतने सारे लोगों की जाने भी, सुनकर ही बहुत बुरा लगता है। अब पता नहीं इस भरी बरसात में मुझे कहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। पापा, कल ही मुझे टीचर ने कहा है कि आपने पिताजी से कहने को कि फीस भर दो, वरना थोड़े दिनों बाद मुझे स्कूल में नहीं जाने देंगे। और बेटवा, वो घर मालिक चौबे भी आया था, कह रहा था 3 महीनों से किराया नहीं दिया है, अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू कि मैं अब क्या करूं। सिसोदिया साहब के जाने के बाद अब मुझे नौकरी कौन देगा। तेज बारिश में कपिल काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन इतनी मेहनत मशक्कत करके काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। क्या हुआ बिटुआ, काम मिला या नहीं? नहीं माँ, काम तो नहीं मिला, लेकिन बारिश में भीगकर मैं पूरी तरह बीमार जरूर पड़ने वाला हूँ अब। तभी अचानक से कपिल पड़ोस की खिड़की से पकौड़ों की खुशबू को सूंघता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कहीं कोई काम तो मिलने से रहा इस बारिश के मौसम में, तो क्यों ना मैं ठेले पर पकौड़े बेचना शुरू कर दूं। ठेले पर छाता लगाकर गर्मा गर्म पकौड़े बेचूंगा मैं। अरे वाह बेटा, ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा विचार है, इससे तुम्हें अच्छा मुनाफा भी होगा। और तो और लोग बारिश के साथ पकौड़े खाने का मजा लेने के लिए पकौड़े जरूर खरीदेंगे। कपिल बिटुआ, तू पकौड़े के साथ साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बेचना, देखना कैसे तरक्की होगी तेरी। मैंने तो तुझे ये सुझाव पहले ही दे दिया था। कपिल अब ठेले पर पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बेचना शुरू करता है। पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म चाय के साथ स्वादिष्ट और करारे मसालेदार पकौड़े, बारिश के सीजन की आन बान शान पकौड़े ले लो ले लो ले लो, पकौड़े ले लो। आलू प्याज पनीर मेथी बेसन और तरह तरह के लज्जतदार पकौड़े ले लो। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन कोई कपिल के ठेले के पकौड़े खरीदने नहीं आता। कैसे आएगा भला, इतनी तेज बारिश जो हो रही है, मुश्किल से बोनी हो पाती है। ऐसे ही एक दिन नहीं होता, रोजाना कपिल के ठेले का यही हाल होता है। हे भगवान, अगर यही चलता रहा तो मैं पैसे कैसे जोड़ पाऊंगा। अंशु की स्कूल की फीस, घर का किराया, माँ बापू की दवाइयाँ, घर का खर्च, राशन पानी, सब कुछ कैसे संभालूंगा मैं। कपिल के ठेले पर 2 लोग आते हैं और उसे मौसम खराब होने की चेतावनी देकर, अरे ओ कपिल भाया, मौसम विभाग से अभी अभी पता चला है कि बारिश अपने रुद्र रूप लेने वाली है। ऐसे में तुम भी चुपचाप अपने ठेले को बंद करके और घर चले जाओ। हाँ हाँ, जान प्यारी है या पैसा। अब आप दोनों को मैं क्या बताऊं कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, और पैसे नहीं कमाए तो फिर मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ बेचारा कपिल वहीं खड़ा रहता है, इसी आस में कि कहीं 1 या 2 ग्राहक तो आ जाएं। लेकिन कुछ देर बाद मौसम इतना खराब हो जाता है कि हर तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। कपिल का ठेला पर लगा छाता भी उड़ जाता है और उसका सारा सामान बारिश में भीगकर खराब हो जाता है। अरे नहीं, इतना सारा नुकसान हो गया। कपिल घर की तरफ लौट ही रहा होता है कि तभी सारी सड़कें पानी से भर चुकी थीं। कपिल बारिश में फंस चुका था। वो हिम्मत जुटाते हुए आगे कदम बढ़ाता है। मुझे हर हाल में घर पहुंचना ही होगा। तभी कपिल की नजर एक गड्ढे में फंसी हुई बूढ़ी औरत पर जाती है, जो दिखने में एक अच्छे घराने की लग रही होती है। अरे ये क्या। कपिल फौरन उस बूढ़ी औरत को बचाता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो बूढ़ी औरत घर जाने तक बेहोश हो जाती है। घर पहुंचकर बेला और विमला काढ़ा बनाकर उस बूढ़ी औरत को पिलाते हैं और वो बूढ़ी औरत 3 से 4 घंटों बाद होश में आती है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे सही सलामत घर लाए। तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद बहन जी, मेरे लिए काढ़ा बनाने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो आप कौशल्या बहन। लेकिन काकी जी, आप यहाँ इस गांव में पहले कभी नहीं दिखी। आप कहाँ से आई हो और कौन है आपका इस गांव में? मैं यहाँ पर अपने बेटे मनोहर चौबे से मिलने आई हूँ। मेरा बैग भी बारिश में बह गया। मनोहर मेरा बड़ा बेटा है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ। सभी मनोहर चौबे का नाम सुनकर चकित हो जाते हैं। क्या कहा? मनोहर चौबे? काकी जी, आप तो हमारे घर मालिक की माँ हो।
हाँ, चौबे जी हमारे घर के मालिक हैं। अरे वाह, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा। थोड़ी देर बाद ही चौबे को ये बात बताई जाती है और फिर चौबे वहां आता है। मनोहर बेटा, तुम्हारे किराएदार बहुत अच्छे हैं। इतने ज्यादा दिल के साफ लोग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। धन्यवाद कपिल, मेरी माँ की जान बचाने के लिए। तुम्हें घर का किराया देना है ना, अब तुम्हारे लिए सारा किराया माफ। ये लो, ये मेरी तरफ से 50,000 रुपए। ये मेरी माँ की जान बचाने के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे तुम अपना नया दुकान खोल लो और पकौड़े बेचना शुरू करो और अंशु की स्कूल फीस भी भर दो। और हाँ, आज से ये घर तुम्हारे नाम पर हुआ। आपका लाख लाख धन्यवाद चौबे जी, लेकिन मैं ये सब नहीं स्वीकार सकता। कपिल, मुझे अपना घर मालिक नहीं, अपना बड़ा भाई समझकर ये पैसे रख लो। ये लो। कपिल उन पैसों को स्वीकारता है और अपनी नई दुकान खोलकर गांव में पकौड़े बेचना शुरू करता है। उसके पकौड़ों की खूब बिक्री होने लगती है, मानो ये सब कौशल्या के आशीर्वाद का ही कमाल था। कपिल के जीवन में बारिश ने मुसीबतें तो लाई ही, लेकिन साथ में उतनी ही खुशियां भी लाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।